जैक बोर्ड हिस्ट्री क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि मैं जैक के द्वारा सामाजिक विज्ञान हेतु 5 मॉडल सेट जारी किया गया था टर्म 1 हेतु और टर्म 2 हेतु, वो सभी प्रश्नों का प्रश्नोत्तरी लेकर इस चैनल पर मैं उपस्थित रहा। आज मैं जो इतिहास, भूगोल, नागरिक, अर्थशास्त्र, उसमें टर्म 1 में जो प्रत्येक चैप्टर से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगा, उसको गेस कर मैं लाया हूँ, आप इसे भी देख लेंगे। तो चलिए आज हम लोग इतिहास का पहला चैप्टर टर्म 1 हेतु जो पढ़ना है यूरोप में राष्ट्रवाद, उससे संबंधित वीवीआई प्रश्न देखें। जैसे देखिए, एक प्रश्न है फ्रेडरिक सारियू कौन था। आप देख लेंगे, हम इसे रेड से ही इंगित किए हैं कि फ्रेडरिक सारियू कौन था। तो आप सही आंसर क्या लिखेंगे इसमें? फ्रेडरिक सारियू कौन था? फ्रांसीसी चित्रकार था। एक ऐसे राज्य, स्थान या समाज की कल्पना करना जो इतना आदर्श हो कि उसका वास्तव में साकार होना संभव न हो, यह क्या कहलाता है? यह कल्पनादर्श कहलाता है, यूटोपिया कहलाता है। इसे आप देख लेंगे। फिर देखिए, जो रेड से है इंगित किए हूँ, वीवीआई क्वेश्चन है इस चैप्टर से। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को किस रूप में दर्शाते थे? सही उत्तर क्या होगा? महिला के रूप में। ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं होता है, क्या कहलाता है? तो निरंकुशवाद कहलाता है। देखिए, फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो 1789 ईस्वी में हुई। केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित दमनकारी राजशाही सरकारों को क्या कहा जाता है? सही उत्तर होगा निरंकुश सरकार कहा जाता है। वह राज्य जहाँ की राजनीतिक सत्ता उसकी सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है, इसे क्या कहते हैं? जैसे राष्ट्र राज्य कहते हैं। सब गेस प्रश्न को आप जरूर देख लेंगे। देखिए, फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो आप लिखेंगे 1804 ईस्वी। रूढ़िवाद से क्या तात्पर्य है? तो इससे लिखिएगा स्थापित परंपराओं पर बल, रीति रिवाजों को अपनाने रखना और आधुनिकता एवं परिवर्तन का विरोध। उपयुक्त सभी। तीसरा सही उत्तर का उपयुक्त सभी। फिर आप ये 3 क्वेश्चन देख लेंगे कि वियना की संधि कब हुई थी? वियना की संधि कब हुई थी? तो 1815 ईस्वी में हुई थी। वियना सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? है ना, 1815 ईस्वी। ये दोनों क्वेश्चन इसी प्रकार से। वियना सम्मेलन की मेज़बानी किसने की थी? तो होगा मेटरनिख ने। मेटरनिख कौन था? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। तो देखिए, 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन की प्रकृति क्या थी? तो इससे निरंकुश। इटली की एकीकरण की रूपरेखा देने वाले क्रांतिकारी जूसेपी मैत्सनी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? सही उत्तर आप लिखेंगे 1807 ईस्वी, जेनेवा। इस क्वेश्चन को देख लेंगे। तो यहाँ देखिए, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो सही उत्तर होगा मैज़नी ने। ये सब गेस क्वेश्चन है, आप जरूर देख लेंगे। फिर आप इसे भी देखें कि सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? तो सही उत्तर होगा विक्टर इमैनुअल। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? सही उत्तर होगा प्रधानमंत्री के पद पर। फिर देखिए, उदारवादी राष्ट्रवादियों ने किसके विरुद्ध क्रांतियों का नेतृत्व किया? सही उत्तर होगा रूढ़िवादी व्यवस्था। फिर यहाँ देखिए, उदारवादी राष्ट्रवादियों ने राजतंत्र को हटा किस व्यवस्था को स्थापित किया? तो संवैधानिक राजतंत्र। यह कथन किसका है कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? मेटरनिख का। यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे 1832 ईस्वी में। किसे यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है? तो यूनान को। आप यहाँ देखें कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई? तो खून और खड़क की नीति। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? ऐसे भी पूछ सकता है प्रश्न। तो बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? तो 3 युद्ध किए। फिर प्रशा का शासक कौन था? तो विलियम प्रथम था। ये जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो सही उत्तर होगा जनवरी 1871 में। फिर कि किसी अमूर्त भावना या विचार को किसी मूर्त आकृति, व्यक्ति या वस्तु के रूप में दर्शाने को क्या कहते हैं? तो उसको रूपक कहते हैं, है ना, प्रतिकृति रूपक कहते हैं। मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? तो फ्रांस का। जर्मनी में बलूत को किसका प्रतीक माना जाता है? तो वीरता का। आज के कौन से देश बाल्कन क्षेत्र में स्थित है ना? बाल्कन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? तो ये सभी आते हैं, ईरान, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, है ना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मॉन्टेनिग्रो, ये सब देश आते हैं। ठीक है।
और इसको भी देख लें कि बाल्कन क्षेत्र के निवासियों को आमतौर पर क्या कहा जाता है, तो स्लाव कहा जाता है ना, स्लाव कहा जाता है। और ये प्रश्न एक देख लेंगे कि एक साझा नस्ली जनजातीय या सांस्कृतिक उद्गम या पृष्ठभूमि जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है उसको क्या कहते हैं, निर्जातीय कहते हैं। तो पहला इतिहास में आपको टर्म 1 है तो 2 चैप्टर, पहला चैप्टर ये हो गया आपको यूरोप में राष्ट्रवाद है ना, ये यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इससे संबंधित VVI गेस्ट टर्म 1 हेतु आप इसे जरूर देख लेंगे, जिसको हम रेड से इंगित किए हैं। और इतिहास में दूसरा चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, इसका कल वीडियो बना दूंगा, इससे संबंधित VVI MCQ आप लोग देख लेंगे। और इसी प्रकार से भूगोल, नागरिक, अर्थशास्त्र, ये चारों विषयों में से प्रत्येक चैप्टर जो पढ़ना है आपको टर्म 1 हेतु उसे VVI गेस्ट क्वेश्चन भी 2-4 दिन के में आप लोग को 2-3 दिन में आप लोगों को बतला दूंगा, आप लोग इसे ज़रूर देख लेंगे। थैंक यू।